चैनल में मैं हूं आबिद। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनको शामिल किया गया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हम स्लोली और ग्रेजुअली हम जो है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, फर्स्ट वन इज योर आर्टिकल 12। तो सिंपली आपको आर्टिकल दफ़ा 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 डिफाइंस स्टेट कि किस तरह का एक मुल्क जो है, एक मुल्क जो किस तरह का होना चाहिए। तो सिंपली एक स्टेट, एक मुल्क कैसा होना चाहिए, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटीज, म्यूनसिपलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, स्टेचुटरी एंड नॉन स्टेचुटरी लाइक द LIC, ONGS एंड सेल्स। तो सिंपली आपको ये अंडरस्टैंड कर पाना है कि एक मुल्क जो है, एक रियासत जो है, एक पूरा कंप्लीट एक रियासत या मुल्क जो है उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसको आप यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। उसके अलावा उसमें एक पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। और एक गवर्नमेंट जैसे आपका स्टेट में क्या होता है, गवर्नर होता है और उसके साथ जो है लेजिस्लेचर होता है। सो आर्टिकल 12 सिंपली आपको एक स्टेट कैसा होना चाहिए। आर्टिकल 13 द कोर्ट्स कैन डिक्लेयर द लॉज ऑफ लेजिस्लेचर एंड ऑर्डर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल इफ दे वायलेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड करना है, आर्टिकल 13 जो है, अगर आपके कोई भी बुनियादी हुकूक जो है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स में से आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक अगर कोई भी आपका आर्टिकल जो है उसको वायलेट किया जाता है, उसको पायमाल किया जाता है, उसकी छेड़छाड़ की जाती है, सो ड्यू टू थ्रू द आर्टिकल ऑफ द 13 इट विल प्रोवाइड यू सेफ्टी थ्रू विच यू कैन प्रोटेक्ट योर आर्टिकल टू यू कैन प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। आप फंडामेंटल राइट्स को बचा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 13। ये आर्टिकल 13 क्या कहता है, अगर लेजिस्लेचर मान लो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, मरकजी सरकार का होगा या राष्ट्रीय सरकार कोई भी कानून ऐसा लॉ बनाती है तो उसके बाद वो जो है उसको इंप्लीमेंट करती है। या एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी, वन इज द परमानेंट एंड अदर इज द नॉन परमानेंट। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आप देख लीजिए, जैसे अगर हम सेंट्रल सरकार की बात करेंगे, मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये जो होते हैं ये आपके नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, क्योंकि सिर्फ 5 या 6 साल के लिए हम उनको चुनते हैं। उसके बाद वो मेंबर जो होते हैं वो अल्टीमेटली वो जो है वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। सो उसके बाद आपका जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव आर योर ब्यूरोक्रेट, जो आपके जो की पोजीशन ऑफ द कंट्री हासिल करते हैं, जो UPSC सिविल सर्विस एग्जाम सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे वो क्वालिफाई करते हैं। जैसे आपका स्टेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आता है, उसके बाद ऑलमोस्ट 75% जो है सेंटर का ही स्टाफ जो है हर स्टेट में होता है जिसमें की पोजीशन लेकर वो लोग आते हैं, तो उनको हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो नॉन परमानेंट आपके क्या कौन से होते हैं, नॉन परमानेंट आपको सिंपली आपको याद रखना है वो आपके जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर्स होता है, उनको हम 5 या 6 ईयर्स के लिए ही चुनते हैं। तो सिंपली आर्टिकल 13 क्या कहता है, अगर आपका कोई भी बुनियादी हुकूक में से आर्टिकल 12 से लेकर 35 को तक अगर कोई भी आपका वायलेट किया जाता है, आपके उस बुनियादी हुकूक के प्रॉपरली आपको वो हुकूक नहीं दिए जाते हैं, तो थ्रू द आर्टिकल 13 उस कानून को और उस लॉ को जो है उसको इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है। सिंपली आपको अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन is the highest law of the country and reflects a fundamental principle on which the system and the government is based। सिंपली ये कॉन्स्टिट्यूशन है जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था। सो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 आप यहाँ पे देख लीजिए, जो राइट टू इक्वलिटी है, कानून के सामने हर एक जो यहाँ का नागरिक है, यहाँ का बाशिंदा है, यहाँ का सिटीजन है, हर एक के बराबर हुकूक है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सिंपली इसका मतलब क्या है,
है कि हर एक बाशिंदा जो सिटीजन यहाँ का है, कानून के सामने हर एक को बराबर तोला और उसके साथ उसी तरह का इंसाफ किया जाएगा। और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ द डायरेक्शन आर द यू कैन से, आपको जो भी लॉ कहता है कि आपको किस तरह से चलना है, मुल्क में कैसे रहना है, आपको कोई भी चीज़ के वायलेट, कोई भी आपको इस तरह का कोई ऑफेंस नहीं करना है जिसकी वजह से आपको जो है पुनिशमेंट मिल सकती है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजियस, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ ए बर्थ। तो आप इस मुल्क में रह रहे हैं तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग रेस, कलर, आप हाई कास्ट के हैं, ये लो कास्ट का है, ये रिच है, ये पुअर है, देयर इज़ नो डिफरेंस। ऊंच नीच में कोई भी नहीं, बल्कि हर एक इंसान जो है, हर एक नागरिक जो हमारे मुल्क का है वो इक्वल है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट करता है या कोई भी जॉब की एडवर्टाइजमेंट करता है, हर एक के बराबर हुकूक होते हैं। सिंपली आप यहाँ पे देख लीजिए एक केस, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में एक इस तरह का इशू आ गया कि उन्होंने अकाउंट एस्टेट में जब पोस्टें निकाली, उन्होंने एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा था सिर्फ इसमें बीएससी वाले और जिन्होंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है वही सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 16 को वायलेट किया। लेकिन बाद में जो है गवर्नमेंट को या जो भी गवर्नर्स यहाँ पे जो भी ब्यूरोक्रेट है, जिन लोगों ने ऑर्डिनेंस पास किया था यहाँ पे, उन लोगों ने क्योंकि ये वो डिसीजन जो था, वो ऑर्डिनेंस जो वो ऑर्डर जो था आर्टिकल 16 को वायलेट करता था, उसके बाद इन्होंने इस तरह से डिसीजन दिया कि बोथ ऑफ द सारे, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से जो कैंडिडेट्स हैं या मेडिकल स्ट्रीम से, साइंस स्ट्रीम से, कोई भी डिग्री उनके पास होगी, वो ग्रेजुएट होने चाहिए, दे आर द एलिजिबल टू फिल द फॉर्म ऑफ द अकाउंट असिस्टेंट। सो उन्होंने वहां पे क्या था, आर्टिकल 16 को वायलेट किया था। आर्टिकल 17 क्या कहता है? एबोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस फॉरबिडन। तो सिंपली बिफोर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क आज़ाद होने से पहले हमारे मुल्क में क्या था, बड़ी ऊंच नीच, जात पात का फर्क होता था, छूत छात का, ये बहुत बड़ी बीमारी थी। जो लो कास्ट के लोग जो थे, जो बेचारे उनको पानी पे नहीं दिया जाना, पानी उनको नहीं दिया जाता था। सिंपली मतलब जो आपके स्प्रिंग्स होते हैं, चश्मे वश्मे, उनको मंदिर मस्जिद की उतनी इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने आर्टिकल 17 जब बनाया तो ये इस तरह का जो भेदभाव जो होता था, जो डिफरेंस जो होता था, इसको ख़त्म कर लिया। आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबोल्यूशन ऑफ द टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। आप लोगों को पता है बिफोर आवर यहाँ पे ब्रिटिशर ने हुकूमत की, फ्रांस ने, बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न फॉरनर्स आ गए, उन्होंने यहाँ पे किया। लेकिन उससे पहले यहाँ पे महाराजा, राजा होते थे, नवाब्स होते थे, उनको टाइटल से उनको नवाजा गया था। जब उन्होंने पूरा यहाँ पे, जब ब्रिटिशर का यहाँ पे रूल कंप्लीटली हो गया तो उनको टाइटल दिए गए, जिनकी वजह से कुछ रियायत उनको मिलती थी, कुछ छूट मिलती थी उनके लिए। लेकिन एबोल्यूशन ऑफ द टाइटल, उस टाइटल को जो महाराजा और राजाओं को मिला था, उस टाइटल को ख़त्म किया गया। और उसके बाद लेकिन जो मिलिट्री पर्सन है, जैसे हमारे सैनिक सिपाही होते हैं जो हमारे मुल्क कंट्री की डिफेंस को बरकरार रखते हैं, तो उनको जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र उनको मिलता है। तो इस तरह के टाइटल को मेंटेन रखा जाता है। और एकेडमिक जो आपका टाइटल है, जैसे आप लोग पीएचडी करते हैं, आपको डॉक्टर का टाइटल मिलता है, खिताब मिलता है, उसके बाद आप इंजीनियर, साइंटिस्ट वगैरह बनते हो, तो उनको यहाँ पे एक्सेप्ट, उनको मेंटेन रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सिंपली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। सो आर्टिकल 19 इज द मेन पिलर ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। जहाँ पे जमहूरियत है, जहाँ पे जमहूरी निज़ाम है, ये आर्टिकल 19 जो है ये एक मेन पिलर है। दिस इज द सिंबल ऑफ द डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप समझ लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है कि आप असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं, आपका प्रोफेशन, जो भी आपका प्रोफेशन है। तो 6 पॉइंट आर्टिकल 19 में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 20 आप देख लीजिए, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शंस फॉर ऑफेंस। मान लो कि आप 2 तरह के जुर्म करते हैं, आपको 2 तरह की सज़ा मिलती है, आपको टोटल जो आपकी पनिशमेंट बनती है, एक केस में आपको 3 ईयर बनती है और दूसरे केस में आपको 2 ईयर बनती है। टोटल जो ईयर आपको मान लो फॉर एग्जांपल कितने बनते हैं, वो 5 बनते हैं। लेकिन आप देख लीजिए आपका जो पीरियड है, टोटल जो पीरियड आपका 5 ईयर का है, लेकिन अब मान लो आपने 3 साल पहले सजा काटी, तो उसको जो 5 ईयर आपको टोटल दोनों जो आपके, जो आपने
कन्वेक्स जो आप जिस केस में आप जुर्म करार दिए गए वहाँ पे जो है आपका मतलब सिर्फ 5 साल की ही सज़ा आपको टोटल देनी है, आपको 3 साल अलहदा या 2 साल इस तरह से नहीं करना है। तो ये आपका आर्टिकल 20 इस तरह से प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 21 क्या है, राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आप देख लीजिए यहाँ इसमें तकरीबन ए टू जेड से लेकर इतने पॉइंट, कम से कम 26 ऐसे जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है इसको अच्छी तरह से इलस्ट्रेट करते हैं। जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, राइट टू वाटर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू ओवरऑल फैसिलिटीज व्हाट द गवर्नमेंट हैव नीड टू प्रोवाइड द कॉमन आर द सिटीजन्स, वो आपको मुहैया होती है, वो है आर्टिकल 21। उसके बाद आर्टिकल 21A जो है इसको जो है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको इंक्लूड किया गया था, इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था। इससे पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था, आर्टिकल 45 में था, लेकिन उसके बाद 45 से निकालकर इसको आर्टिकल 21A इसको राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन करार दिया गया 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे देख लीजिए, उसके अलावा एक एक्ट और पास किया गया था 2009 में, जिसमें आपका एलिमेंट्री एजुकेशन को एक कानून के दायरे में लाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपने ये यहाँ पे जो आपकी हायर डिग्रीज है या प्रोफेशनल डिग्रीज है वो उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, सिर्फ आपकी फंडामेंटल एजुकेशन। आर्टिकल 21। उसके बाद आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड द डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। सिंपली आप मान लो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द पनिशमेंट इन आवर जुडिशरी सिस्टम। सिंपली आप जो हमारी अदालती जो कार्रवाई होती है, 2 तरह की आपको पनिशमेंट मिलती है। एक होती है पुनिटिव टाइप ऑफ द डिटेंशन, एक होती है पुनिटिव टाइप ऑफ द, दूसरी होती है प्रिवेंटिव टाइप ऑफ द पुनिशमेंट। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जो आपको पुनिटिव टाइप ऑफ द जो डिटेंशन है, आपको पाबंद या गिरफ्तार या आपको जेल में डाला जाता है, ये ट्रायल ऑफ द कोर्ट। पुनिटिव टाइप ऑफ द पुनिशमेंट इज दैट टाइप ऑफ द पुनिशमेंट विच you will get or which you will get after the trial of the court, यानी कि कोर्ट की कार्रवाई से आपको मुजरिम करार दिए गए तो आपको पनिशमेंट मिलती है। लेकिन एन अदर इज योर दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन विद आउट ट्रायल। मान लो सस्पिशंस पे, आपको शक व शुबा पे गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 22 यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ एट दैट टाइम इफ यू विल बी punishment, if you will be take punishment like such through the procedures of the preventive type of the detention। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो है आपको मेन जो है वो आपको याद रखने। वो एक तो आपका जो है यहाँ पे मैंने नोट लिखा है आर्टिकल 20 एंड 21 नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी। आप लोगों को पता होना चाहिए इन आवर कंट्री देयर हैज 3 टाइप्स ऑफ द इमरजेंसीज। प्रेसिडेंट रूल होता है, उसके बाद आप फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, उसके बाद जब एक्सटर्नल वार्स वगैरह होते हैं एट द टाइम। हमारे कंट्री में जो है 3 तरह के इमरजेंसीज हैं। इन लेटर डिस्कशन वी विल डिस्कस इलस्ट्रेटली अबाउट दिस टॉपिक, लेकिन इमरजेंसी आपकी 3 तरह की होती है। अब आर्टिकल 20 जो है राइट टू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस, एंड आर्टिकल 21 जो है यानी कि राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड आर्टिकल 21 है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको ऐड किया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद। तो यहां पे आप देख लीजिए ये दोनों जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल आपका जो 21 है ये सस्पेंड नहीं होते हैं, इनको इंपोज नहीं किया जाता है, इनको मनसूख नहीं किया जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनी काइंड ऑफ द इमरजेंसी। लेकिन यहाँ पे आप दूसरा नोट मैंने लिखा है आर्टिकल 19 जो है, जिसमें आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, जहां पे आपको मान लो कि किसी ये उस वक्त इसको सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग द एक्सटर्नल इमरजेंसी और द एग्रेशन, जब आप किसी मुल्क के साथ जंग कर रहे होते हैं एट दैट टाइम। आर्टिकल 19 को ये जो है एबॉलिस्ट किया जाता है, इसको इम्पोज किया जाता है, इसको मनसूख किया जाता है, सिर्फ आर्टिकल 9। लेकिन अगर इंटरनल में कुछ प्रॉब्लम है, आपके अंदरूनी मुल्क में कुछ हो रहा है, तो एट दैट टाइम आर्टिकल 19 को इसको मेंटेन रखा जाता है। तो सिंपली आपका आर्टिकल 19 क्या है, इसमें ज़्यादातर फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जिस भी तरह से आपका सोशल नेटवर्किंग चल रहा है तो उसको बैन किया जाता है, लेकिन ओनली जब आप किसी मुल्क के साथ जंग कर रहे हैं। सो टुडे वी हैव डिस्कस इलस्ट्रेटली फ्रॉम 12 to 22 आर्टिकल। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। इफ यू एनी queries, any doubt regarding this discussion, you can comment in my comment box, and in the end I heartily request you please subscribe, like and share these videos, ताकि आगे जाकर मैं इस तरह का वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।